नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। जब से पहलगाम अटैक हुआ है, भारत में मीटिंग्स का दौर चल रहा है और इन्हीं मीटिंग्स के दौर को देखते हुए पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तानी पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट आरजू काजमी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं और बातचीत के लिए आरजू जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, थैंक यू सो मच। आरजू जी, अभी तो हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री की कल मीटिंग हुई ही है तीनों सेनाओं के चीफ के साथ और तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी गई है कि टारगेट, समय और तरीका आप तय कीजिए। अभी तो हमने डेट टाइम बताया ही नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं, तरार साहब, सूचना मंत्री जो हैं, वो उन्होंने डेट टाइम खुद ही तय कर लिया है। वो कह रहे हैं अगले 24 से 36 घंटे में भारत अटैक कर देगा। ये मालूम है उनको या डर का माहौल ऐसा है कि अपने आप ही समय भी बताने लग गए हैं? देखिए, कल रात को तकरीबन 2 बजे के आसपास उन्होंने ये मीडिया से बात की थी और उन्होंने ये जो टाइमिंग जो सेलेक्ट की थी उस पर कई लोग पहले कह रहे थे कि जी सुबह को भी कर सकते थे या किसी और टाइम भी बता सकते थे, इतनी रात को क्यों आए। तो लोगों को फिर ये बाद में अंदाजा हुआ कि शायद इंटरनेशनल जो मीडिया है या इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो बताना चाह रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारे उनके जो अपने सोर्सेज हैं, यानी जो इंटेलिजेंस सर्विस जो पाकिस्तान की है, उनकी तरफ से उनको पता लगा है कि भारत जो है वो अटैक करने जा रहा है 24 से 36 आवर्स के दरमियान। तो अब कहीं से उन्हें खबर मिली होगी, तभी मेरा ख्याल है वो इतनी रात को आए और उन्होंने ये बताया है। लेकिन सुबह तक हम लोग तो खैर बैठे थे थोड़ा काफी चौकन्ना होके सारे जर्नलिस्ट के क्या होता है, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं देखने में आई। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पंजाब की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उन्होंने ये जरूर कहा है कि 2 जहाज आपकी तरफ से आए थे और पाकिस्तान का चक्कर लगा के जैसे ही हमारे जहाज पहुंचे तो वो भाग गए। ये भी बताया जा रहा है। अब कहाँ तक सही है वो तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मैं आपको वो चीज बता रही हूँ जो हमारे मीडिया पे बताई जा रही है। आरजू जी, आपको थोड़ी सी हैरानी होती है और थोड़ा सा आवाम का रिएक्शन भी बताइए। जो आम लोग हैं उनका रिएक्शन क्या है? कि आम लोगों को लगता है कि आर्मी ने और पॉलिटिशियंस ने फंसा दिया है उनको, कि अब अगर जंग हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। जिस तरीके के बयानात ये दे रहे हैं पॉलिटिशियंस हो गए, या फिर अभी ये थोड़े दिन पहले आसिम मुनीर साहब का जो स्टेटमेंट था, आवाम को लगता है कि हम पर जंग थोपी जा रही है। साहब, हम तो चाहते ही नहीं थे, आपने जबरदस्ती हम पर जंग थोप दी और अब हो जाएगी तो फंस तो हम जाएंगे। देखिए, जंग तो मेरे ख्याल है कोई भी नहीं चाह रहा। अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं चाहता कि हमारी भारत से तो क्या किसी से भी जंग हो। इसलिए कि आप जानते ही हैं कि पहले ही हम लोग जो है वो टीटीपी के जो अटैक्स हैं वो चल रहे हैं पाकिस्तान में। बलूचिस्तान में भी इशू है और पाकिस्तान के सिंध और कई जगह पर जो है अपने एक डोमेस्टिक इश्यूज जो हैं वो ऑलरेडी ऐसे चल रहे हैं, जिसको रहते कम से कम जो भारत की साइड के बॉर्डर है उसको जरूर सब चाह रहे हैं कि उधर अमन रहे, उधर कुछ ना हो। लेकिन अगर जिस तरह की स्टेटमेंट्स आपके यहाँ से आई कि अटैक किया जाएगा और उसके बाद अभी कल की बात है कि कहा गया कि पीएम मोदी ने कहा है कि मतलब फ्री हैंड दे दिया है आर्मी को। तो फ्री हैंड देने का मतलब तो यही हमें समझ में आया कि पाकिस्तान के ऊपर कभी भी और कहीं भी जगह पे जो है वो अटैक किया जा सकता है। चाहे वो कह लीजिए कि टेरर कैंप के नाम पे, जैसे पहले ईरान ने किया था, फिर ईरान के ऊपर पाकिस्तान ने भी किया था। तो इस किस्म की चीज चल रही है। डेफिनेटली ये नहीं कहा गया कि आम पब्लिक को मारा जाएगा या उन पर अटैक किया जाएगा। टेरर कैंप्स की बात हुई है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान अपनी एक अपने आप को बचाने के लिए और अपने डिफेंस के लिए काम तो करेगा और इसीलिए एक तरह से हाई अलर्ट पे है तकरीबन 36 आवर्स तक तो। आरजू जी, भारत की तरफ से तो अभी कुछ क्लियर नहीं बताया गया कि अटैक कब हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ पाकिस्तान के नेताओं के जब हम बयानात सुनते हैं तो ऐसा लगता है वो जंग को लेकर बड़े एक्साइटेड हैं। पता नहीं जंग को लेकर इतना एक्साइटमेंट क्यों है। एक मिनिस्टर, जो रेल मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं साहब हमारे पास 130 एटम बम है, न्यूक्लियर वेपन है, भारत की तरफ मोड़ दिए हैं। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं सिंधु का पानी रुक गया, खून बहा देंगे, खून बह जाएगा इसमें। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं साहब हम तो 30 साल से यही डर्टी काम जो है वो अमेरिका और वेस्ट के लिए करते आ रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर ये भी कह रहे हैं कि साहब अटैक तो होना ही है भारत की तरफ से, भारत कुछ करेगा ही, हमें पता है। तैयार नजर आ रहे हैं बिल्कुल। पाकिस्तान में जितने मिनिस्टर हैं जंग के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए ऐसा लग रहा है। देखिए, जिस वक्त कुछ भी नहीं था, अगर आपको याद हो तो शेख रशीद साहब हमारे जो उस वक्त के रेलवे मिनिस्टर थे जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, तभी वो कहा करते थे कि हमारे पास पाव पाव के बम है और हम ऐसे फेंक देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये न्यूक्लियर वेपन्स की बात हमारे पॉलिटिशियंस अक्सर किया करते हैं और इनको शायद एक कह लीजिए कि एक आदत है या एक मजाक लगता है। लेकिन ये काफी सीरियस बात है और मेरे ख्याल है इनको अवॉइड करना चाहिए इस किस्म के स्टेटमेंट्स देने से। बाकी तो अगर टेंशन एक बनी हुई है दोनों कंट्रीज में, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि आपकी तरफ से भी बार बार इस बात की तरफ इशारा किया गया है
कि पाकिस्तान पे अटैक किया जा सकता है। तो ये अपनी तरफ से तो जाहिर है कि तमाम तैयारी करके रखेंगे। अब उसमें ये कहना कि ये डर गए तो वो तो मुझे नहीं पता डर गए या नहीं डर गए। मेरे ख्याल है डरने की बात नहीं है, बल्कि अब अगर दूसरी तरफ की कोई भी कंट्री अगर ये कहेगी किसी कंट्री को कि जी हम आपके अटैक कर सकते हैं, तो उनको तैयारी तो अपनी पूरी रखनी चाहिए। ये और बात है कि पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म के जंग में पड़ना नहीं चाहता। एक तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। दूसरी बात ये कि पहले ही ऑलरेडी जैसे मैंने आपसे कहा कि अफगान बॉर्डर जो है वहां पर काफी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ऐसे में एक और जगह पे अगर हम ये शुरू हो गया, अगर कोई अटैक वगैरह शुरू हो गए और टेंशन बढ़ गई, तो डेफिनेटली हमारे हक में नहीं जाती। एक बात जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कही थी ब्रिटेन के एक मीडिया आउटलेट से बात करते हुए कि टेररिज्म पर लेकर उनसे सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा था 30 साल से पाकिस्तान ये डर्टी काम कर रहा है, हम अमेरिका के, वेस्ट के, ब्रिटेन के कहने पर ही ये काम करते आए। इमरान खान साहब ने भी एक बार यूएन में जाकर कहा था कि उस समय हमने सोवियत से लड़ने के लिए ये सब कुछ किया था, और तब जो हमने ट्रेन किए थे वो तो हमारे हीरो हुआ करते थे, अमेरिका भी मानता था कि साहब ये हमारे हीरो हैं। आज इनको आप कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, पर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने 30 साल तक इस काम को किया है। देखिए, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगी ख्वाजा आसिफ साहब को, जो कि इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हैं और इस वक्त अपनी सीट पर हैं। यानी ऐसा नहीं है कि उनकी गवर्नमेंट जा चुकी है और वो एक तरह से अपोजिशन में है और ये बात कर रहे हैं, बल्कि इस वक्त वो डिफेंस मिनिस्टर की ड्यूटी जो है वो निभा रहे हैं। और ऐसा करते हुए अगर उन्होंने ये बात मान ली है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं और मेरे जैसे कई जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट जो हैं वो ये बात किया करते थे तकरीबन काफी सालों से। तो हमें बुरा भला कहा जाता था ये तो गद्दार हैं, ये कुछ भी बोलते हैं। लेकिन अगर आपका डिफेंस मिनिस्टर ये बात कर रहा है, उससे पहले जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी कहा था कि जी हमने जिहादी बनाए, हमने फलस्तीन के लिए बनाए, कश्मीर के लिए बनाए। लेकिन उनकी बात को भी जब भी हम लोगों ने रिपीट किया तो हमें जो है यहाँ से प्रॉब्लम ही फेस करने को मिली। लेकिन अगर इस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात की है तो उसमें तो बहुत अच्छी बात है कि चले वो मान गए। और अब हम लोगों से तो ज्यादा ही हाई प्रोफाइल हैं वो, तो अगर वो मान गए तो अब उनको ठीक भी करना चाहिए। अब मान ले उन्होंने कहा है कि गलती हुई है, ये भी उन्होंने कहा है कि हमसे गलती हो गई। अब चाहे वो डॉलर लेने के लिए हुई हो या जैसे भी हुई हो, लेकिन बहरहाल गलती हो गई। या फिर हो सकता है कि सुपर पावर अमेरिका है उसको ये इनकार नहीं कर पाए। लेकिन अब जरूर इनको इसके ऊपर प्रॉपर पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे इस चीज को कंट्रोल किया जा सके। आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता क्योंकि एक तरफ अफगान बॉर्डर से दिक्कतें आ रही है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान वाली दिक्कत है। मैं बलूचिस्तान की दिक्कत समझना चाहता हूं। थोड़े दिन पहले ट्रेन हाईजैक हो गई, पाकिस्तान के आर्मी पर्सनल पर तो आए दिन अटैक होते रहते हैं, पता नहीं कितनों की जान उसमें जा चुकी है। ये बलूचिस्तान का मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि पाकिस्तान के मन में ये बात है कि अगर इधर भारत के फ्रंट पर कुछ शुरू हो गया, पीछे बलूचिस्तान और कुछ खराब ना कर दे। देखिए, बलूचिस्तान कुछ खराब कर सके या ना कर सके, लेकिन ये जरूर है कि वहां पे ऑलरेडी जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा खराब है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मिसिंग पर्सन्स का इशू है। और अपने राइट्स के लिए भी जो बलोच कौम है वो एक तरह से काफी टाइम से प्रोटेस्ट करी है। तो सभी को पता है, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं कि मैं बता रही हूँ और किसी को नहीं पता। सभी को पता है कि बलूचिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ आपको पता होगा कि केपीके में जो है वो अफगान बॉर्डर की तरफ वहां पर भी टीटीपी के अटैक्स चल रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर दो जगह पर इतना सख्त टाइम देखने को मिल रहा है तो तीसरे बॉर्डर को तो कम से कम मेरा ख्याल है कि वहां पर कुछ नहीं होना चाहिए, उधर जो है अमन रहे। ऐसा तो जरूर कुछ लोग सोच लेकिन रहे लेकिन होंगे। आरजू जी, जहरा बलोच और बाकी लोगों को लेकर सवाल तो उठते रहते हैं कि ये लोग कहाँ हैं। इनको अरेस्ट किया गया। अगर आप डॉक्टर मारंग बलोच की बात कर रहे हैं तो उनको अरेस्ट किया गया था, 30 डेज उनको रखा गया, फिर 30 डेज और बढ़ा दिए गए। फिर बीच में एक दो बार जब से ये भारत के साथ टेंशन शुरू हुई है ये भी कहा गया है कि उनको रिहा कर दिया। लेकिन अभी तक कोई कंफर्म न्यूज ऐसा हमारे पास नहीं आई है। लेकिन ये जरूर है कि बलूचिस्तान जो कि काफी कंजर्वेटिव एरिया है पाकिस्तान का, वहां पर लेडीज बाहर निकली हैं, अपने अपने राइट्स के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। और इसी को देखते हुए मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की एजेंसीज या जो भी कह लीजिए जो पाकिस्तान चलाते हैं उनके उनको काफी इस वक्त प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि अभी इनको फिलहाल के लिए शायद इनको भारत की तरफ जो है वो टेंशन नहीं चाहिए। अब से थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हाँ, वो जो 30 साल तक डर्टी काम किया वो अमेरिका से शायद डॉलर लेने के लिए किया होगा। आज आपको लगता है कि अगर इतनी मुश्किल सिचुएशन पाकिस्तान के सामने है, अफगान भी है, बलूचिस्तान भी है, भारत भी मान लीजिए अटैक कर देता है, मान लीजिए ऑल आउट वॉर हो जाती है, आपको लगता है वो जिनसे डॉलर लिए वो आज बचाने के लिए आएंगे या सपोर्ट में खड़े रहेंगे, साथ देंगे, कम से कम कोई स्टेटमेंट ही देंगे पाकिस्तान के लिए? आपको ऐसी उम्मीद है कि वो खड़े रहेंगे साथ? नहीं,
नहीं, मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि खड़े रहेंगे। 71 में कोई नहीं आया तो अब क्या आएंगे? 71 में तो शायद हमारी इतनी बुरी हालत नहीं थी। और उस वक्त भी यही कहा गया कि कोई ना कोई आएगा और पाकिस्तान में, और उसके बाद जो कुछ 71 में हो रहा है उसमें से बचा लेगा, तो इस वक्त भी नहीं आएगा। अगर हमारी इकोनॉमी इसी तरीके से कमजोर रही, हमने अपनी इकोनॉमी पे काम नहीं किया और सीरियसली काम नहीं किया, पॉलिसीज ठीक नहीं की, अपनी सिक्योरिटी की पॉलिसीज ठीक नहीं की, तो फिर हमें बचाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि लोग इस नहीं, तरह आपने के इतना तो ना क्लियर तो। कर दिया कि वेस्ट या अमेरिका तो नहीं आएगा, चाइना आएगा क्या? क्योंकि चाइना के साथ दोस्ती तो पाकिस्तान की जग जाहिर है। चाइना आएगा, आपको लगता है कम से कम सपोर्ट में खड़ा होगा? देखिए, चाइना आ जाएगा और टर्की आ जाएगा, ये दो आ जाएंगे। इसलिए कि उनके साथ हमारी अच्छी अभी तक बातचीत चल रही है, और जो कुछ भी है अभी चाइना तो हमें छोड़ के कहीं नहीं जा सकता फिलहाल। क्योंकि आप जानते ही हैं कि सी पैक में उसने ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट कर लिया है कि अब वो जाना भी चाहे तो उसको मुश्किल होगी। और टर्की जो है, जो है वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, चाहे जो कुछ भी उनके अपने रीजंस हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका आ जाएगा या यूरोप आ जाएगा या कोई यूरोपियन कंट्री उठकर आ जाएगी या इवन गल्फ कंट्री आ जाएगी, मुझे नहीं लगता कि कोई इस्लामिक कंट्री भी आगे हमारा साथ देगी। इस्लामिक कंट्री आएगी? नहीं नहीं आएगी? आपको लगता नहीं आएगा कोई साथ? नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, क्यों ओआईसी इस्लामिक में से कंट्री मुझे क्यों नहीं नहीं लगता आएगी कोई। साथ? इस्लामिक कंट्रीज का ओआईसी जो उन्होंने ग्रुप बना रखा है, काफी सारी कंट्रीज है उसके अंदर, वो कभी एक दूसरे के लिए नहीं खड़े होते। अगर उन्होंने कुछ करना ही होता तो क्या वो गजा के लिए ना कुछ करते? आपको लगता है कि इतनी तबाही जो गजा में हुई है, मैं जो कि इसराइल की तरफ से, चाहे कह लीजिए कि हमास ने पहले अटैक किया था तो रिस्पॉन्सिबल हमास है इस तमाम तबाही का, लेकिन उसके बावजूद कोई खास कंट्री उठकर नहीं आई है। और ये गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान के साथ तो कभी खड़ी हमें दिखाई नहीं दी। हाँ, उनके अपने अगर कोई इंटरेस्ट हों तो फिर और बातें, अदरवाइज ये नहीं आती। आपने चाइना से दोस्ती की बात की, लेकिन दुनिया यह भी जानती है कि चाइना दोस्त किसी का नहीं है। जहां जहां उसका इन्वेस्टमेंट है, बस वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आता है, अपना इंटरेस्ट देख के आता है। वो जहां उसका इंटरेस्ट नहीं है, और हमने पिछले कुछ सालों में देखा है दुनिया में कि दो लोगों के जंग में तीसरा कोई पड़ना नहीं चाहता, अपना नुकसान कोई नहीं चाहता। देखिए, चाइना से दोस्ती हमारे यहाँ कही जाती है, मतलब हम ऐसा कहते हैं, अदरवाइज चाइना हमारा बॉस है। इसलिए कि अगर किसी से आप इतना पैसा ले लेंगे और वापस करने के काबिल नहीं होंगे और उसके हिसाब से हर काम करेंगे तो फिर वो बॉस हो जाता है। दोस्तियां इस तरह नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि चाइना हमारा बॉस है और उसको अभी हमारी ज़रूरत है फिलहाल, क्योंकि जाहिर है कि आप लोगों से भी अगर चाइना का कोई टेंशन होता है तो उस वक्त भी वो हमें यूज़ करता है। और अमेरिका भी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के लिए और कभी भारत के लिए जो है वो कहीं ना कहीं उसको जरूरत पड़ती है पाकिस्तान की। तो हो सकता है कि चाइना तो खैर साथ ही है, लेकिन हो सकता है आपने अमेरिका कहा भी कि इस चीज को चाइना जो रोकने है की वो कंट्रोल करे। पाकिस्तान का बॉस है, दोस्त नहीं है, बॉस है। लेकिन एक इंटरेस्ट की मैंने जो बात की ना, वो भारत के साथ इंटरेस्ट चाइना का बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर आप देखें दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड भारत किसके साथ करता है, तो वो चाइना है। सबसे ज्यादा माल इंपोर्ट कहां से करता है, तो वो चाइना है। सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट में भी हम चाइना के साथ ही हैं। तो वो ट्रेड वाला रिलेशन इधर बहुत ज्यादा मजबूत नजर आता है आपको? देखिए, ट्रेड वाला रिलेशन तो सिर्फ भारत के साथ नहीं, पूरी दुनिया के साथ है चाइना का, क्योंकि मेड इन चाइना तो आपको अमेरिका तक प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस, या कह लीजिए चाइना को हमारी एक ज़रूरत है, जिसकी वजह से चाइना हमें छोड़कर नहीं जा सकता। जाहिर है इतना पैसा उसका जो इन्वेस्ट हुआ है यहाँ पर, उसको छोड़ के वो नहीं जा सकता। अगर जाना ही होता तो जब चाइनीज वर्कर्स पे अटैक्स होते हैं और उसके बाद चाइना नाराज हो जाता है, उसी वक्त वो काम बंद कर दे और कहे मैंने नहीं आना। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसीलिए लगता है कि चाइना इस वक्त भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा या सपोर्ट थोड़ी बहुत देगा। और उसके अलावा टर्की, बाकी ट्रेड का तो आप जानते ही हैं, चाहे हमारा ट्रेड तो किसी के भी साथ कोई खास नहीं है, लेकिन चाइना का तो पूरी दुनिया में, तो सिर्फ भारत के साथ, लेकिन भारत के साथ उसकी टेंशन भी बनी हुई है, ये भी सभी जानते हैं। आपको लगता है पाकिस्तान के कुछ ऐसे मौलाना हैं जिनसे पाकिस्तान के लोग, जो आवाम है, वो भी तंग आ चुके हैं? हाफिज सईद, सलाउद्दीन, मसूद अजहर, इनको पाल कर, इनको बचा कर कुछ हासिल हुआ नहीं। उल्टा दुनिया की नज़रों में पाकिस्तान बार बार खटकने लगा कि जिन्हें इंटरनेशनल टेररिस्ट, यूएन डेजिग्नेट टेररिस्ट कहा जाना चाहिए, वो पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टी बनाकर बैठे हैं, कुछ आर्मी हेडक्वार्टर के नज़दीक ही रहने लग जाते हैं, आर्मी उन्हें प्रोटेक्ट भी करने लग जाती है, कुछ दिखावे के लिए कभी कभार उन पर कोई एक्शन, कुछ कार्रवाई भी हो जाती है। इन्हीं पाकिस्तान इतने लंबे समय तक एफएटीएफ की लिस्ट में भी रहा। आपको लगता है कि आवाम को लगता होगा कि साहब किन लोगों को पाल कर बैठे हैं, फंसा दिया इन लोगों ने हमको? देखिए, हो सकता है कि 50% जो अवाम है या पब्लिक है उसको ऐसा लगता हो, लेकिन जो बाकी 50% है उनको तो ये लगता है कि वो हीरो है हमारे। उनको हीरो के तौर पे बताया जाता है, उनको बताया जाता है नहीं ये तो टेररिस्ट है ही नहीं।
ये तो जी जो रिलीजन है उसकी तालीम देते हैं और इस किस्म की बातें यहाँ की जाती हैं। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने उसामा बिन लादेन को असेंबली में खड़े होकर शहीद बताया था। तो जहाँ पे माइंडसेट ऐसा हो कि इस किस्म के लोगों को आप हीरो माने, इनको समझें कि जी ये तो बड़ा कोई नेक काम कर रहे हैं, तो वहां पर वहाँ की पब्लिक भी जो है काफी हद तक उसी माइंडसेट की होती है। और मुझे नहीं लगता कि इनको कोई खास टेररिस्ट कोई मानता है। आप किसी किसी भी दूसरे पैनलिस्ट को बुला के पूछिए पाकिस्तान से कि क्या हाफिज सईद टेररिस्ट है, वो साफ इनकार करेंगे आपको कि नहीं ऐसा नहीं है। आप एज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, ऑब्जर्वर, सोशल ऑब्जर्वर भी हैं आप तो, और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर भी, एनालिस्ट भी हैं, आपको लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे अगर पाकिस्तान अपना पीछा छुड़ा ले तो जो इंटरनेशनल लेवल पर एक इमेज है वो शायद ज़्यादा बेहतर हो सकती है? डेफिनेटली बिल्कुल हो सकती है अगर कौन? पाकिस्तान ऐसे लोगों से पीछा छुड़ा ले। आपकी आपकी नज़र में वो लिस्ट कौन कौन से लोगों की है, कौन ऐसे लोग हैं? खैर एक बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन उसमें खैर टीएलपी के लोग भी आ जाते हैं, तहरीक लब्बैक वाले, उसमें हाफिज सईद भी आ जाता है, उसमें मसूद अजहर, मौलाना मसूद अजहर, और इसी किस्म के लखवी और क्या क्या नाम मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। वो ये तमाम ही लिस्ट आ जाती है। और अगर इन लोगों से पाकिस्तान पीछा छुड़ा ले तो तब भी कई साल लगेंगे संभलने में, इसलिए कि इन लोगों के जो फॉलोवर हैं वो आप सोच भी नहीं सकते कि इनको फॉलो करने वाले कितनी बड़ी तादाद है। उन सबका जो एक ब्रेन वॉश किया गया है, उन सबको एक जो चीज सिखाई गई है, बताई गई है, उसमें से निकलने में बरसों लग जाएंगे, वो भी अगर कोई सिंसियरली काम करे तो। अक्सर हमने देखा था कि ये द रेजिस्टेंस फ्रंट या लश्कर तैयबा चलाने वाले जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े, वो अक्सर कहा करते थे कि साहब अक्सर कोई अटैक होता था कहते थे हमने करवाया, जिम्मेदारी लेते थे और बड़ी प्राउड फीलिंग होती थी उन्हें इस बात की। इस बार हमने देखा कि पहलगाम में अटैक के बाद सैफुल्ला, जिसने टीआरएफ बनाया, हालांकि पाकिस्तान इनकार करता है टीआरएफ से, लेकिन सैफुल्ला का वीडियो हमने देखा, वो कह रहा है साहब हमने कुछ नहीं किया है, इसको हम पर मत डालिए, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे थे, ये इंडस वाटर ट्रीटी भी मत तोड़िए। ये सैफुल्ला वाला केस क्या है, कुछ समझाएंगे जरा? देखिए ये तो अभी तक यहाँ पर भी इस बारे में कोई खास बात नहीं हुई है अभी तक। जो हमारे मीडिया में और हमारे पॉलिटिशियंस बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ये जो कुछ अनाउंस किया गया भारत की तरफ से वो बहुत जल्दबाजी में किया गया, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई प्रॉपर तरीके से कि कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, कैसे आ गए। उसके साथ साथ इंटेलिजेंस फेलियर भारत का बताया जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ था बलूचिस्तान में, और हम लोगों ने कहा था कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर है कि पता ही नहीं लगा और इस तरीके से हाईजैक हो गई ट्रेन। यही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि इंटेलिजेंस फेलियर लग रहा है। गवर्नमेंट भी यही बात कर रही है, मीडिया भी यही बता रहा है। और दूसरी तरफ हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो इसहाक डार साहब हो या डिफेंस मिनिस्टर हो, वो ये ऑफर भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ मिलकर इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार है। अपनी ये सर्विसेज भी इन्होंने ऑफर की आरजू जी, हैं। आपको तो याद इस होगा, वजह से माना तो पाकिस्तान ने मुंबई अटैक को भी नहीं था, कसाब को भी नहीं माना था, उरी को भी नहीं माना था, पुलवामा को भी नहीं माना था, लेकिन फिर भी सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, एयर स्ट्राइक भी हुई, सब कुछ हुआ। ये आप जानती हैं कि किस तरीके से ये चलता है। पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लेगा कि ये हमारे भेजे हुए लोग थे या हमारे ट्रेन किए हुए लोग थे? वो तो हो सकता है कि आज से 20-30 साल बाद, जैसे आज ख्वाजा आसिफ साहब एक्सेप्ट कर रहे हैं ब्रिटेन के मीडिया आउटलेट के सामने, हो सकता है आज से 20-30 साल बाद कोई और पाकिस्तान का मिनिस्टर ऐसे ही एक्सेप्ट करे कि हाँ ये सब हमने करवाया था। आज तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए इन्वेस्टिगेशन तो फिर भी होनी चाहिए, कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तो फिर भी होनी चाहिए। और अगर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है अगर वो अपने आप को ऑफर कर रही है कि जी हम आके सर्विसेज दे सकते हैं या हम उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने को तैयार है, तो मेरे ख्याल इस तरफ सोचना तो चाहिए, इस तरफ जरूर। इसलिए कि ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, कब तक लोग अपनी जानें देते रहेंगे, और एक दूसरी दोनों कंट्रीज जो है दोनों का ही नुकसान है एक तरह से। चाहे ये एयर स्ट्राइक कर रहे हो आपकी गवर्नमेंट या आपकी गवर्नमेंट जो है उसका, जैसे हमारे यहाँ तो एक जंग का माहौल बनाया जा रहा है कि जी भारत जंग करने आ रहा है और अगर जंग हुई तो हम ये जवाब देंगे वो देंगे। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है, जो कि आई विश के ऐसा ना हो, तो नुकसान तो दोनों जगह ही है। तो उससे बेहतर है कि थोड़ा सा अपनी पॉलिसीज को पाकिस्तान जो है वो एक बार देखे और एक बार उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करे और भारत के साथ डायलॉग किया जाए। आपके यहाँ से राजनाथ सिंह साहब जो हैं, उन्होंने कुछ टाइम पहले कहा था कि अगर पाकिस्तान से ये टेररिज्म अकेले कंट्रोल नहीं हो रही तो भारत उनके साथ काम करने को तैयार है। मेरा ख्याल है उनके उस स्टेटमेंट को देखते हुए भारत की गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट को आपस में डायलॉग जरूर करना चाहिए। आपको नहीं लगता उसके लिए बहुत देर हो गई है? क्योंकि जब जब भारत सोचेगा बातचीत का या दोस्ती का, तब तक एक अटैक और हो जाता है। ये बातचीत आगे बढ़ने की कोई सिचुएशन कभी बनती नहीं है। और एक और चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, पाकिस्तान की आर्मी में
और पाकिस्तान गवर्नमेंट में इस वक्त अंदर क्या चल रहा है, किस तरह की डिस्कशन हो रही है, मीडिया में जो चीज़ें सामने आती हैं कम से कम उसके ज़रिए सुनने में आता है कि बड़ा भगदड़ वाला माहौल है, कुछ लोग अपनी फैमिलीज़ को बाहर भेज रहे हैं, कुछ को लंदन भेजा जा रहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई सारे ऐसे पाकिस्तान के पोस्ट हैं जो कि खाली हो गए हैं, वहाँ से झंडे हटा लिए गए हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से कई सारे लॉन्च पैड खाली हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रही हैं। और शुरुआत में आपने एक शख्स का जिक्र किया था, वो जो पाव पाव वाले न्यूक्लियर बम का धमकी दिया करते थे, शेख राशिद साहब। इस तरह की भी कोई हलचल हो रही है क्या? देखिए, कहाँ से किसको हटाया जा रहा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली अगर हमारी गवर्नमेंट ने या हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ये कह दिया है कि पाकिस्तान हाई अलर्ट पे है, तो यकीनन कई लोगों को साइड पे भी किया गया होगा, कई जगहें खाली भी की गई होंगी जो कि बॉर्डर के नज़दीक होंगी, जिन पे अटैक होना आसान होगा या जिसमें नुकसान हो सकता है किसी का। तो इस किस्म की चीज़ें तो चलेंगी ही। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हाई अलर्ट पे पाकिस्तान को कर दिया जाए और कहा जाए कि जी भारत अटैक करने वाला है या कर सकता है, और उसके बाद किसी भी तरह की एहतियात ना की जाए, ना तो किसी को वहां से हटाया जाए बॉर्डर के पास से, और ना ही कोई और चीज की जाए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेटली गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने लोग भी हैं पाकिस्तान में उनकी जान की हिफाजत की जाए। तो हो सकता है कि जो बॉर्डर के आसपास के एरियाज हैं वो डेफिनेटली खाली कराए गए होंगे और कराए जाने भी चाहिए। और इसी लेकिन बाकी कोई मुल्क से बाहर चला गया है या कोई छुप गया है, भाग गया है, ये सारी न्यूज़ जो है वो अभी तक हमारे पास तो नहीं आई है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा। जिस तरह से कुछ दिनों पहले आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब आकर समझा रहे थे लोगों को कि हम हिंदुओं से कैसे अलग हैं, कश्मीर हमारे गले की नस है, वो ये पहलगाम अटैक के बाद भी अपने पाकिस्तानी आवाम को ऐसा कोई भरोसा दिलाने सामने आ रहे हैं क्या, या प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं सामने कि जो कुछ होगा हम देख लेंगे, या वो जो स्टेटमेंट थे बड़े बड़े वो सब अब गायब हैं? नहीं, वो जो इस वक्त जो लोग सामने आ रहे हैं उनमें जाहिर है कि वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं और उसके साथ डिफेंस मिनिस्टर और दूसरे जो मिनिस्टर्स हैं वो आके जरूर बात कर रहे हैं। मिलिट्री ने या आर्मी चीफ ने उसके बाद कोई बात ऐसी अभी फिलहाल नहीं की है अभी, क्योंकि जाहिर है वो अपनी तैयारियों में होंगे कि आप लोग अटैक करेंगे तो आप लोगों को कैसे संभालना है। लेकिन इस वक्त जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वही स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बाकी वो इंडिया के साथ नहीं रह सकते या हिंदूज के साथ नहीं रह सकते, वो सारी स्टेटमेंट्स को तो पाकिस्तान की पब्लिक ने भी जो है वो पसंद नहीं किया था और रिजेक्ट किया था, जो कि एक अच्छी बात है। इसका मतलब है काफी लोग जो हैं वो थोड़े हमारे यहाँ जो है वो एजुकेटेड हो गए होते जा रहे हैं या समझते जा रहे हैं कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। लेकिन एक चीज़ तय है कि इस बार जब भारत अटैक करेगा तो ये जो आतंकी हैं और आतंकियों के जितने आका हैं, इस बार बचने वाला कोई नहीं, इस बार पक्का इलाज होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।